जी जनाब कैसे हैं आप लोग। लास्ट हमने डिस्कस किया था एग्ज़ाम सप्लाइज़ को। एग्ज़ाम सप्लाइज़ क्या हैं हमने वो सारी डिस्कस जो है की थी। अब हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं चीज़ों को। हमने डिस्कस की थी 3 टर्म्स, एक थी क्लेम, दूसरा था इनपुट टैक्स वेस्ट, तीसरा क्या था हमारा रिफ़ंड। क्या था? रिफ़ंड। क्लेम में और एडजस्टमेंट एक ही चीज़ होती है। क्या हो गया? छुट्टी ज़्यादा महंगी तो नहीं पड़ गई कि चीज़ें मिक्स हो गई हैं। फिर हमने उससे पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास टैक्स जो है वो 2 एरियाज़ में डिवाइडेड है, एक एग्जाम सप्लाइज है और दूसरी कौन सी है हमारे पास टैक्सेबल। एग्जाम हमने कर ली है, हमें लग गया पता कुत्ता बेचो क्या होगा, एग्जाम होगा। तो अब हम आते हैं टैक्सेबल सप्लाइज पे। इस पे हम देखेंगे किन किन रेट पे टैक्स लगेगा, किन किन सप्लाइज के ऊपर टैक्स लगेगा, हम इनको डिस्कस आउट करेंगे। इस पर हम कुछ पढ़ेंगे, हमारे पास होंगे नॉर्मल गुड्स, कुछ हम पढ़ेंगे ज़ीरो रेटेड, 8 स्केड्यूल, 9 स्केड्यूल, कैपेसिटी टैक्स, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रिटेल आइटम्स होंगी उनको डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें जहाँ पे थ्योरेटिकली याद करने वाला एरिया आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज समझना है और ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब हम एंटर हो रहे हैं टैक्सेबल की दुनिया में, और टैक्सेबल की दुनिया में हम क्या करेंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस आउट किया था तो ये परचेजेस वगैरह पे हम तकरीबन चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं कि अगर आप टैक्सेबल गुड्स परचेज़ करेंगे, आपने टैक्स जो पे किया होगा ये क्लेम हो जाएगा। एग्जाम गुड्स के ऊपर टैक्स आप देते ही नहीं है। पैकेजिंग पे टैक्स पे किया होगा, इनपुट टैक्स में ये भी क्लेम हो जाएगा। आपने इंपोर्ट वगैरह की हैं जो टैक्स पे करेंगे वो भी क्लेम हो जाएगा। आपने बिल्स के ऊपर टैक्स पे किया है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने सस्पेंडेड पर्सन से या ब्लैक लिस्टेड पर्सन से परचेज़ किया है वो हमारा अलाउ नहीं होता। और अगर आपने कोई भी ज़ीरो रेटेड गुड्स परचेज़ की हैं, इसके ऊपर टैक्स आपने पे किया होगा 0% से, इसका कोई भी टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज अमाउंट क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब चूँकि हम टैक्सेबल की बात कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे टैक्सेबल में सबसे पहले ज़ीरो रेटेड सप्लाइज। हम क्या डिस्कस करेंगे, ज़ीरो रेटेड सप्लाइज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो रेटेड, कि इसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है किस रेट के ऊपर, 0% के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। और हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जहाँ पे हमारी सप्लाई ज़ीरो रेटेड होंगी वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिफ़ंड मिलेगा। जितना इनपुट टैक्स होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाइज का सबसे बड़ा फीचर क्या है, रिफ़ंड ऑफ इनपुट टैक्स। पूरे टैक्स में रिफ़ंड कहाँ मिलेगा, जहाँ पे सप्लाइज मेरी क्या होंगी, ज़ीरो रेटेड होंगी। क्या? अगर पेपर में न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि रिफ़ंड कैलकुलेट करके दें, और सवाल में अगर एक्सपोर्ट्स यहाँ जो आपकी ज़ीरो रेटेड है वो गिवन है, तो रिफ़ंड आएगा। कब आएगा? जब सप्लाइज क्या होंगी, ज़ीरो रेटेड। इसके अलावा रिफ़ंड नहीं है। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो रेटेड सप्लाइज में क्या कुछ आता है, क्या कुछ नहीं आता। तो आप बुक से रीड कीजिएगा साथ साथ कि जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं हमारी वो क्या होती हैं, ज़ीरो रेटेड। जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो मेरी क्या होती हैं, ज़ीरो रेटेड। मतलब ये मार्कर है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया, मैं आपको बेचता हूँ, आपसे मैं क्या लूँगा, 18% टैक्स लूँगा। मैंने ये बनाया मार्कर और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, क्या टैक्स चार्ज होगा, 0%। हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि होली बुक्स जो हैं एग्जैम्प्ट है। आपने पब्लिश किया कुरान पाक, सेल कर रहे हैं, एग्जैम्प्ट है, टैक्स नहीं ले सकते। उसी को आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो रेटेड हो जाएगा। तो जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, ज़ीरो रेटेड होती हैं। ऑल एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड। इसके अलावा हमारे पास एक और स्केड्यूल है जिसे हम कहते हैं फिफ्थ स्केड्यूल। इसमें जो गुड्स मेंशन होती हैं वो भी मेरी क्या कहलाती हैं, ज़ीरो रेटेड गुड्स कहला रही होती हैं। तो क्या ऑल एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड, और इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ स्केड्यूल की गुड्स जो हैं वो भी क्या होती हैं, ज़ीरो रेटेड जो हैं वो शुमार होती हैं। क्लियर है? अब पेपर में पहला सवाल आएगा कि इस रूल की एक्सेप्शन,
और ये हम जब पास्ट पेपर करेंगे आपको 3 से 4 दफ़ा ये सवाल जो है वो आया होगा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मेरी क्या है, ज़ीरो रेटेड हैं। एक्सपोर्ट्स क्या है, बताएं वो कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हम 0% टैक्स नहीं लगाते। ये पेपर में आपसे सवाल आएगा, बताएं वो कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारा टैक्स 0% नहीं लगता। 3 बातें जो हैं याद रखनी है, कौन कौन सी, गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, कि आपने चीज़ें बना तो ली हैं, करनी आपने एक्सपोर्ट है, लेकिन आपने एक्सपोर्ट की ही नहीं है, तो ये ज़ीरो रेटेड नहीं है। उसके अलावा नंबर 2, गुड्स एक्सपोर्ट बट री इम्पोर्टेड। नंबर 3, एक्सपोर्ट टू ईरान, अफगानिस्तान मड़ा और चाइना। ये हैं, अगर आप इनको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी ज़ीरो रेटेड रेट नहीं होंगी, इसके ऊपर हम जो रेलेवेंट रेट होंगे वो लगा रहे होंगे। एक्सपोर्ट्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, कि हुकूमत ने कह दिया इस मुल्क को बेच रहे हो, ये ज़ीरो रेटेड नहीं है, तो वो ज़ीरो रेटेड रेट नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर फ्रॉम दिस एरिया। गॉट इट? नंबर दे शहबाज शरीफ का, नंबर दे शहबाज शरीफ का, नंबर दे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। 0397 92 आगे। आपके बॉर्डर सास लग रहे होते हैं, ये एक्सपोर्ट तो है बिल्कुल, ये खड़े हुए हैं, ये फेंके वहाँ पहुँच गई, एक्सपोर्ट हो गई आपकी। इनको मना किया, ये आप बाय लैंड रूट ट्रेड कर रहे होते हैं, इसलिए इसको मना किया। और नंबर है मेरे पास, है बैलेंस नहीं है। किसने बोला है? आ रहा बेटा, आ तेरा तो अपडेट सॉफ्टवेयर, आजा 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 आजा। तू मेरा कहता नॉन पीटीए, तुझे पीटीए कर दूँ, आजा करूँ तुझे पीटीए प्रूफ। ये गरीब लोग की सोच नॉन पीटीए वाली है, ये समझ हर कोई नल्ला होगा इनकी तरह, बेरोजगार। हाँ, जैसे आपकी आनी सैलरी 7,000 लें आज ने, आप अभी भी कमा सकते हैं। कैसे? एक जुम्मा नहीं, जुम्मा दूर दराज वीआईपी मस्जिद, बाहर बैठना है थोड़ा सा मैला होके, और आपने बस ये लिखना है कि मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ सुन नहीं सकता, मैं कुछ समझ नहीं सकता। आप पे लोग कर देंगे इनकम, और बताएं, और वो इतनी होगी कि आप फिर 12 जो है पीटीए प्रूफ ले सकते हैं। आप सिविक भी बाय कर सकते हैं, वो देखो बैठा है पोटेंशियल बायर सिविक वाला हमारा। अब ये सवाल था, ये सवाल देख रहे हैं, मार्च 18 में 3 नंबर का आया है, लिस्ट द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स एक्ट 1990, गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 0%। गुड मॉर्निंग, टाइम क्या क्लास का? वाह अच्छा, तो कभी जल्दी आया आज तक? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको बताता हूँ, जाएँ ज़रा क्लास में हफ्ते वाली, ये भाई साहब ऐसे आगे आ रहा होगा, आप जाएँ थर्सडे पे ये फिर कैमरे से आगे जा रहा होगा, आप जाएँ वेडनेसडे पे फिर क्या होगा, आगे से गुजर रहा होगा। तो हमारी क्लास का तो ये हमारा वो है ना, नंबर 2 है, क्लास स्टार्ट होगी 15 मिनट के बाद भाई साहब कैमरे से आगे से गुजर रहे होंगे, फिर डे 2 या 3 का थंबनेल में यही आया हुआ है। और बताओ तो कभी जल्दी भी आया है? तो भाई इस पर शर्म करते हैं, हंस रहे आगे से नहीं। ऐसे है लेटर, ऐसे पीएम होता है पाकिस्तान का, बड़ी मीटिंग अटेंड करके आ रहा है, पक्का अभी बैठा होगा किसी कोयटा होटल के ऊपर, उसकी सेल्स गिन के आ रहा होगा, पक्का मेरे से लिखवा लें मेरे से। तो वहाँ भी नहीं बैठते, उन्होंने भी निकाल दी है। अब देखिए मार्च 18 क्वेश्चन नंबर 6,
दो क्वेश्चन आए थे, पार्ट ए और पार्ट बी। कितने परसेंट पासिंग रेशो है? 28%। और आप देखें अगर आप जाके यहाँ पे तो उसका पार्ट ए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कौन सा है कि बताएं कौन सी एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हम 0% चार्ज नहीं करेंगे। तो ये आपके सामने सवाल है, वो आपके सामने इसकी पासिंग परसेंटेज है। तो क्या सवाल मुश्किल है? तो पेपर में मौत क्यों पड़ती है लिखते हुए आप लोगों को इस तरह का सवाल? ये अभी भी आएगा ना, सेम इसका यही जो है वो जवाब आना है और इसी पासिंग परसेंटेज पे आना है। हालांकि ये क्रैम वाली चीज़ें नहीं है। 3 बातें याद रखनी। कौन कौन सी? हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्टेड, कि आपने कहा कि मैं ये एक्सपोर्ट कर दूंगा। अभी कब किया है? इसके बाद बाल बैठे हुए हैं। अब आपने कब किया एक्सपोर्ट? लगता है ये क्लास में खड़ा लगा हुआ था करके ना, ये करके कब किया आपने एक्सपोर्ट? नहीं किया ना, रखा हुआ है, तो डिट इज नॉट जीरो रेटेड। आपने एक्सपोर्ट किया लेकिन वो री इम्पोर्ट कर लिया, सेल्स रिटर्न हो गई है, वट एवर जो भी है, ये भी जीरो रेटेड नहीं है। फिर एक्सपोर्ट टू ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, ये भी हमारी जीरो रेटेड नहीं है। ये 3 बातें हैं, 3 नंबर का सवाल है, ये पास्ट पेपर में आ चुका है। गॉट इट? इसका मतलब सारी एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास कुछ गुड्स, फिफ्थ स्केड्यूल आइटम्स की लिस्ट पेपर में हमें इसमें से चंद एक पॉइंट जो है वो याद करने हैं। पहला है सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन एंड प्रिविलेज पर्सन। ज़रा एग्जाम सप्लाईज खोलें। एग्जाम सप्लाईज में पहला पॉइंट क्या लिखा था? इंपोर्ट बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन एंड प्रिविलेज पर्सन। वहाँ पे वर्ड था इंपोर्ट का। इंपोर्ट का मतलब है ये लोग पाकिस्तान से बाहर से सामान मंगवा रहे हैं। यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है? सप्लाई। ये लोकल सप्लाई है कि यहाँ पे चीज़ बना के इनको बेची जा रही है, तो इनसे टैक्स कितना लेंगे हम? 0% के ऊपर लेंगे। तो अगर ये इंपोर्ट करेंगे डिप्लोमेट्स तो क्या है? एग्जेम्प्ट है। इन्हें सप्लाई किया जाएगा तो क्या है? ये जीरो रेटेड है। अब वापस आए एग्जाम सप्लाईज में, मैंने आपको एक और पॉइंट हाईलाइट करवाया था, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी फॉर ईपीजी। वहां पे क्या वर्ड था? इंपोर्ट। ये हम वापस आए, ये वाला आया हुआ है 2023 में। आगे लिख लें, ये पॉइंट 2023 में न्यूमेरिकल में इस्तेमाल है कि ये है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर इन ईपीजी। कि लोकल चीज़ें हैं, लोकल मटेरियल है, लोकल गुड्स हैं, इसको आपने क्या बेचा है ईपीजी में, तो आप क्या रेट लेंगे? 0%। अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट, अगर आप लोकली सप्लाई कर रहे हैं तो जीरो रेटेड। ये 2023 में आया। मेरे ख्याल से सवाल का नाम है कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, उसमें ये पॉइंट टेस्टेड है, ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद वो कहता है इंपोर्ट सप्लाईज मेड टू ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि जो चीज़ ग्वादर से इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे वो क्या होगी? जीरो रेटेड होगी, एक्सेप्ट व्हीकल्स। व्हीकल्स टैक्सेबल, जहाँ से मर्जी आप एक्सपोर्ट कर लें, जहाँ से मर्जी इंपोर्ट कर लें, वो क्या होंगी? हमेशा टैक्सेबल होंगी। उसके बाद सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी टू रजिस्टर एक्सपोर्टर अंडर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, ये भी क्या है? आपकी जीरो रेटेड है। उसके बाद ये वाला पॉइंट इसको हाईलाइट करें, सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन अबॉर्ड कन्वेंस प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान। 2016 में पॉइंट टेस्ट है, मेरे ख्याल से समाज एसोसिएट या सीमा एसोसिएट है, उस न्यूमेरिकल में ये पॉइंट गिवन है, इसको भी हाईलाइट कर ले, इंपॉर्टेंट है ये वाला। मतलब क्या है कि देखें, एक फ़्लाइट है लाहौर से उड़ी है और जा रही है इस्लामाबाद, ये है लोकल फ़्लाइट। यहाँ लाहौर से उड़ी है, जा रही है कराची, ये है लोकल फ़्लाइट। ज़ाहिर है वहाँ पे भी हम पैसेंजर्स को कुछ खाने पीने के लिए देंगे, टिश्यू, बिस्किट, चाय वगैरह देंगे, ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर क्या किया रहेगा? टैक्स चार्ज किया रहेगा। बट एक फ़्लाइट है वो लाहौर से उठी है दुबई जा रही है, वहाँ पे भी आप इनको खाने पीने के लिए कुछ देंगे, वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। वो क्या, सॉरी, वो क्या होगा? जीरो रेटेड होगा, उसके ऊपर टैक्स का चार्ज होगा, 0% के ऊपर चार्ज होगा। इन शॉर्ट, कोई भी फ्लाइट, कोई भी जहाज़, मैंने कुछ कहा है? मैंने कुछ भी कहा है नहीं। अगर मैं जहाज़ कहूँ और मैं उसको देखूँ, आप क्या वो समझें जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैंने कुछ कहा है वैसे? बस मैंने कहा कोई भी जहाज़, और मैंने ऐसे देखा उसको, बस। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा यार, मेरे माइंड में तो एमिरेट्स आ रहा है, एयर ब्लू आ रहा है,
है? इसकी नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तेरे क्या मतलब ये भी जहाज है यार? ये देख रहे, और दे इनको बिस्किट, देने बिस्किट। ये स्नेक है, सांप है, तो वास्ते इनके सांप को दूध पिला रहा है, तुझे मरवा गया चेक कर। अच्छा खासा उसको समझ लग रही है किसकी बात हो रही है। वो कहता नहीं सर ये भी है। देख ले यार, देख ले, नहीं ये पिलाता है ना। ये इनसे बच के रहते हैं, ये दोस्त नहीं होते, ये सांप होते हैं। बिया नेवला, खा जाओ इनको, छोड़ना नहीं है, इनसे बच के रहना, ठीक है? ये तुम्हारे लिए नाम है आज के बाद। और रोना पड़े भाई, कुछ मंगवा दूँ, चाय पानी बिस्किट जूस मंगवा दूँ मम्मी का। अच्छा जी, उसके बाद है देखें, अब एक फ़्लाइट है लाहौर से निकली है, दुबई जा रही है। वहाँ पे अगर आप कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ देंगे, डैट विल बी अ ज़ीरो रेटेड। ये जो सवाल है मैं 2016 का, उसमें जेट फ्यूल की बात हो रही है कि लोकल फ़्लाइट का फ्यूल जो है डैट इज़ 18%, और वो फ़्लाइट जो बाहर जा रही थी उसका फ्यूल जो है वो 0% के ऊपर चार्ज होगा। जहाज़ हो जाए, बहरी जहाज़ हो जाए, वो क्या होगा, हमारा ज़ीरो रेटेड रेट होगा। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, लोकल के लिए नहीं है। क्या? नो कमेंट्स। उसके बाद है पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। देखें, अगर आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाईज है तो जाहिर बात है पैक करके बेचेंगे, तो उनके लिए जो आपने पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है वो एग्जाम्प्ट होगा। अगर सप्लाई टैक्सेबल है, उसके लिए अगर आपने कोई पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है वो क्या होगा, टैक्सेबल। और अगर आपके सप्लाईज ज़ीरो रेटेड है, उसके लिए अगर आपने कोई पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है तो वो क्या होगा, ज़ीरो रेटेड। बिकॉज जब पैक करके बेचे तो वो पार्ट एंड पार्सल ही होती है कि वो चीज़ पैक होके आ रही है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक एंड गैस कंज्यूम बाय मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। वो लोग जो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो जो बिजली कंज्यूम करेंगे, गैस कंज्यूम करेंगे, वो क्या होगी, ज़ीरो रेटेड रेट होगी। या कोई स्पेसिफिक आइटम जैसे पेन, पेंसिल, दूध वगैरह, ये सारे क्या होती हैं, ज़ीरो रेटेड रेट होती हैं। इसमें से मैंने आपको इस स्केड्यूल में से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं हाईलाइट करवा दी हैं, वो आपने भूलने नहीं है। सेम गोज़ विद द वहाँ पे 6 स्केड्यूल एंड सेम गोज़ विद द 5th स्केड्यूल। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बाकी क्या है, हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास गुड्स ज़ीरो रेटेड है तो व्हाट वाज द बिगेस्ट फीचर ऑफ ज़ीरो रेटेड गुड्स, रिफ़ंड। क्या है, रिफ़ंड। अब रिफ़ंड का प्रोसेस क्या होगा वो हमने देखना है किस तरह से होता है। और भी अमर भाई कैसे हैं? मैंने कुछ कहा है नहीं, मैंने कहा है कि इसको मैंने लास्ट सेशन में यहाँ देखा था। छुट्टियाँ क्यों करके आया तू? ठीक है, अल्लाह रहम करे, तेरा पेपर ही पास करे। मम्मा हमारे 4 फाइनेंस मिनिस्टर खा गया तू। ये बंदा तब का टैक्स पड़ा जब का हफीज़ शेख था फाइनेंस मिनिस्टर, पीटीआई का बंदा। हफीज़ शेख खा गया, और उसके बाद कौन आया, मिफ्ता भी खा गया, इसहाक डार भी खा गया, फिर वो था गौहर इजाज़, वो भी खा गया। अब नया आ गया, क्या नाम है इसका जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, औरंगज़ेब। यार पास कर ले, हूँ तो तेरी मेहरबानी। 4 हुकूमतें तो 4 फाइनेंस मिनिस्टर खा चुका है भाई। 1 मिनट, मुल्क बहुत स्टेबल चल रहा है, मुल्क बहुत स्टेबल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ। जीडीपी कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, सब कुछ चल रहा है। तू क्यों नहीं चल रहा? क्या तू पाकिस्तानी नहीं है? आईडी कार्ड है पाकिस्तान का, वो भी पाकिस्तानी है, आईडी कार्ड है, तो क्यों नहीं पास कर रहा? वो भी 6 महीने बाद चेंज हो जाते हैं, हर 6 महीने बाद नया बंदा आता है। यहाँ पे हर 6 महीने बाद सब्जेक्ट ही चेंज नहीं हो रहा, वही सब्जेक्ट कैरी ऑन हो रहा है। बताइए मुझे। तो अब हम देखेंगे रिफंड का प्रोसेस। देखें, आपको रिफंड होता है आई कैप से कभी? आपका क्या होता है? देखा, पता है इनको, इनको पता है कि हम आई कैप में जाएंगे, फ़ी पे करेंगे, पास तो होना नहीं है, क्या होना है?
अब देखते हैं रिफ़ंड्स किन के होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। रिफ़ंड का प्रोसेस क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमने जो रिटर्न जमा करवानी होती है वो मंथ की होती है। आपका मंथ शुरू हुआ 1 दिसंबर 2024 को, ख़त्म होगा जाके 31 दिसंबर 2024 को। ये एक महीना है। इस एक महीने क्या करनी है आपने, रिटर्न जो है वो सबमिट करनी है। क्या होती है ड्यू डेट, नेक्स्ट मंथ की 15 जनवरी 2025 तक क्या करनी है आपने, रिटर्न जमा करवानी है। हर महीने की रिटर्न अगले महीने की 15 तक क्या करनी है, सबमिट करनी है। अब जब यहाँ पे आप जैसे ही रिटर्न जमा करवाएंगे कि जी मेरी दिसंबर की ये सेल्स हैं, ये परचेज़ हैं, ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है, बता देंगे, तो अब यहाँ पे कहेंगे कि जी मैंने इतना रिफ़ंड है, आप क्या कर देंगे, क्लेम कर देंगे। क्या करेंगे, क्लेम कर देंगे। आपने यहाँ पर रिफ़ंड क्लेम कर दिया। जैसे ही आप रिफ़ंड क्लेम करेंगे तो विद इन 45 डेज़ क्या होगा, विद इन 45 डेज़ जो है वो गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपको रिफ़ंड करना है। कितने दिनों में, विद इन 45 डेज़ गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, आपको रिफ़ंड कर रही होगी। जब आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन देंगे, जी मेरे पैसे रिफ़ंड कर दें, तो आपकी जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा तो गवर्नमेंट देखेगी। अगर आपने गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स पे करना है, कोई टैक्स, डिफ़ॉल्ट चार्ज, लेट पेमेंट, फ़ाइन, पेनल्टी, चाहे वो सेल्स टैक्स की है, चाहे वो किसी भी और टैक्स की है, वो क्या करेगी, काट लेगी और आपको नेट अमाउंट पे करेगी। क्या करेगी, नेट अमाउंट पे करेगी। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ये 45 डेज़ में आपको टाइमली रिफ़ंड नहीं कर पाती, 45 दिन के बाद रिफ़ंड होगी, तो आपको एडिशनल अमाउंट पे करेगी जो काइबोर रेट के ऊपर होगी। काइबोर का मतलब है कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले, किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लिया रहेगा, वो होता है काइबोर रेट। तो उस रेट के ऊपर क्या करेगी, आपको एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी। और वो जो एडिशनल अमाउंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो एडिशनल अमाउंट है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। डन। आपने रिफ़ंड की एप्लीकेशन दी, उनको लग गया पता भाई नहीं कुछ तो गड़बड़ है दिया, वो क्या करेंगे, आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इंक्वायरी। जब ये इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर ये 45 डेज़ अभी काउंट नहीं होंगे, 45 डेज़ रुक गए हैं। क्यों, आपके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन, आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। आपने रिफ़ंड क्लेम किया, उनको शक हो गया नहीं यार इतना रिफ़ंड तो बनता ही नहीं है, वो क्या करेंगे, आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे और वो 60 दिन के अंदर अंदर क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कितने डेज़ में, 60 दिनों में। अगर वो 60 दिनों में कंप्लीट नहीं होती तो मैक्सिमम अप टू 120 डेज क्या मिलेगी, एक्सटेंशन। क्या मिलेगी, एक्सटेंशन, नॉट एक्सटेंशन, दैट इज एक्सटेंशन। और ये कौन देगा, एडिशनल कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक के बंदा। अब ये है अप टू 120 डेज, मतलब क्या है, पहले 60 दिन थे, मजीद 60 दिन क्या कर दिए, आपको एक्सटेंड कर दिए हैं। अब टोटल कितने हो गए हैं, 120 डेज। अगर इन 120 डेज में भी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई तो मिलेगी आपको एक्सटेंशन अप टू 9 मंथ्स, 120। मजीद क्या करेंगे, वो आपके डेज ऐड कर देंगे। अगर 9 मंथ्स में भी फैसला ना आया फिर तो केस डिसमिस हो जाएगा। लेकिन ये 2 महीने की एक्सटेंशन है कौन देगा, ये FBR देगा। और इसकी रीज़न इन रिटर्न लिखनी है कि हम क्यों फैसला नहीं कर पाए और क्यों हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। जब तक आपके खिलाफ ये कार्रवाई चलेगी, आपका रिफ़ंड का प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। इसका फैसला आने के बाद क्या होगा, अगर आपके हक में फैसला आया, जब फैसला आ जाएगा उसके बाद फिर 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करना है, रिफ़ंड करना होगा। तो दिस इज़ द रिफ़ंड प्रोसीजर। क्या है, नंबर 1, रिफ़ंड मस्ट बी मेड विद इन 45 डेज। नंबर 2, कोई भी टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, लेट पेमेंट गवर्नमेंट डिडक्ट करेगी। क्या करेगी, आपको रिमेनिंग पेमेंट पे करेगी। अगर आपके टाइमली पेमेंट नहीं होती, वो आपको लेट पेमेंट पे क्या करेंगे, आपको एडिशनल टैक्स पे करेंगे जो काइबोर के ऊपर होगा। और अगर आपने टैक्स क्लेम किया और वो इनकरेक्ट है, उनको शक हो गया, तो क्या करेंगे, वो आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे जो कंप्लीट होगी विद इन 60 डेज। अगर 60 में कंप्लीट ना हुई तो विद इन 120 डेज की मिलेगी आपको एक्सटेंशन, अप टू 120 डेज की। वो कौन देगा, एडिशनल कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का बंदा।
अगर 120 में भी ना हुई तो मिलेगी एक्सटेंशन अप टू 9 मंथ्स, वो कौन देगा? FBR दे रहा होगा। इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर ले, फिर हम आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। शाबाश। इसे क्रैम नहीं करना, सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। डेज, रिफंड विद इन 45 डेज, इंक्वायरी स्टार्ट होगी विद इन 60 डेज, वरना एक्सटेंशन अप टू 120 डेज बाय कमिश्नर या उससे ऊपर रह के बंदा, अगर वो भी नहीं तो एक्सटेंशन अप टू 9 मंथ्स बाय बोर्ड। और टाइम पर रिफंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपको एडिशनल रिफंड वो किसके ऊपर होगा? काइबर के ऊपर पे कर दिया जा रहा होगा। नाउ एग्जामिनर का मशहूर मारूफ क्वेश्चन, अगर आपको पेपर में आए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्ड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, लिख लोगे इसे? पहले पढ़ चला। यस सर, सही कहा जहाज, पढ़ो इसको। और पेपर में अगर डिफरेंस वाला सवाल आएगा उसको इस टेबुलर फॉर्म में करना है आपने। अगर पेपर में आपको डिफरेंस वाला सवाल आए या जहाँ पे कंपैरिजन करना हो तो सजेस्टेड यही है, टेबल बनाएं और इस फॉर्म में करेंगे। आपका एक तो अच्छा प्रेजेंट हो जाएगा और इजीली आपसे मैनेज भी हो जाएगा। तो पढ़ के बताएं। कर ले, गुड मॉर्निंग उसको बोल दे। हाँ, उससे पहले मैसेज था, मैंने देखा वहाँ से आते हुए। वो तो दिखाया नहीं तूने मुझे, सेटिंग दिखा रहा है। सेटिंग दिखाई अपनी, ये नहीं मैसेज वाली। जहाँ पे ज़रा रीड रेसिमेट ऑफ है, ये थोड़ा जूम हो सकता है, ये प्रॉपर रीडेबल नहीं लग रहा मुझे। ये जो हमारा डिफरेंस है ये भी इस टॉपिक का 3 से 4 दफ़ा उसने एज इट इज़ पूछा हुआ है सवाल। और ये डिफरेंस आपने इस तरह टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम सप्लाइज एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाइज। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके डेफिनेशन। व्हाट आर एग्जाम सप्लाइज, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। एंड व्हाट आर जीरो रेटेड, जिसके ऊपर टैक्स तो चार्ज होगा बट 0% के ऊपर। गुड्स कौन सी हैं? जीरो रेटेड में एक्सपोर्ट्स और फिफ्थ स्केड्यूल वाली, एग्जाम्प्ट में सिक्स स्केड्यूल वाली। अब जहाँ पे आपने जीरो रेटेड सप्लाइज है वहाँ पे टैक्स इनवॉइस का, रसीद का होना लाजमी है। एग्जाम्प्ट के ऊपर कोई इनवॉइस नहीं चाहिए। जो आपकी सप्लाई है जीरो रेटेड, इसके ऊपर आपको रिफंड मिलेगा। जो एग्जाम्ड है इसके ऊपर इनपुट टैक्स से कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, वेस्ट हो जाएगी। और जो आपकी सप्लाईज हैं जीरो रेटेड, इसके ऊपर आपने याद रखना है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। आप रजिस्टर्ड हैं तभी क्या होगा, आपका रिफ़ंड क्लेम होगा। गॉट इट? इस टॉपिक में से ये सवाल आए हैं, ज़रा देख के बताएं, समझ आती है? पेपर में आए तो कर लोगे आप।
आजा बेटा सुना ज़रा, पूछता हूँ, सब्र कर, पूछने लगो। अगर आपने इनकरेक्ट रिफंड क्लेम कर ली है, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, बताओ सर वो पहले 60 डेज में वो करेंगे, क्या मतलब इंक्वायरी 60 डेज के अंदर मुझे रिटर्न मिलेगा। ओ भाई कहाँ से बिलोंग करते हो, एरिया कौन से, केपीके। नस्वार रखते हो? तो भाई रख के जवाब दे दे मुझे, सर वो बता रहा हूँ सर बता। कि वो ऐसा करेंगे कि 60 डेज का टाइम लेंगे, कौन? वो जो SBI, अच्छा फिर अगर इसके साथ ना हो तो फिर जो ऑफिस, क्या ना हुआ, मतलब मेरे खिलाफ जो मतलब केस वो हो गया, क्या हो गया? अब उसके वो में जो मर्जी कर दूं मैं, तुम्हारे वो अगर मेरे खिलाफ उनको कोई सबूत मिल जाए ठीक है, तो फिर वो करेंगे कि क्या करेंगे? अगर पहली बात तो सबूत मिल जाएंगे। अच्छा उसको पता है, इसको पता है कि मैं जब रिफंड लूंगा मैं गलत लूंगा, वो कह रहा है मेरे खिलाफ उनको सबूत मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो फिर वो मजीद 120 डेज का टाइम देंगे, डिले करेंगे। 120 डेज का यस सर, मजीद, मजीद मतलब टोटल हो गए 180 डेज, 60 पहले और बाद में 120 कितने हुए, 180 दिन हो गए। अभी 9 महीने भी होंगे। बहुत और ले आओ पंजाब पुलिस, सर मतलब मैं यहाँ पाऊँ मैनू फड़ गया आज, आप तो 120 डेज। पढ़ पॉइंट नंबर 3, ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़ना है, चिल, इजी, काम। पानी मंगवाऊँ, जूस मंगवाऊँ मौसमी का, कुछ भी, या आपकी पसंद की चीज़। सर मैं आ जाए इसलिए। तेरी एज क्या है? 19 19 साल हो गए, जी सर। अब पढ़। अच्छा कह रहे हैं मैं आज आई हूँ इसलिए जवाब दे, भाई मैंने भी अभी पढ़ाया है, मैंने ये हफ्ते को नहीं पढ़ाया था, कसम उठवा ले, तेरे सर की कसम गीता, अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी 2 मिनट पहले, पढ़। नहीं देखता। सबकी बारी आएगी, कद्दू कटेगा सब में पटेगा, डोंट वरी। ये कहेगा, अभी कहेगा जाके कल क्लास में हम भी पहले गए तुम भी पहले जाओगे। क्या लिखा है उसने? सर वो एक्सटेंड कर सकता है ओ भाई पूरी गल स्टार्ट कर, पूरी गल स्टार्ट कर, शुरू से बता कि अगर आपने रिफंड लिया और उनको शक हो गया कि इनकरेक्ट क्लेम है, वो आपके खिलाफ वो नहीं करेंगे, वो आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंक्वायरी। और वो कितने डेज में कंप्लीट होगी? 60। अप टू 120। 60 ओ पाई हो, ओ ब्रेक से पैर मारा, ब्रेक से मारा। कब तक होगी? अप टू 60 डेज में। अगर 60 डेज में कोई सबूत ना मिला तो क्या करेंगे? एक्सटेंड अप टू 120। क्या वर्ड लिखा है? अप टू का मतलब क्या है कि 60 दिन है, वो इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 120। 120 का मेरे भाई वर्ड लिखा ही नहीं है। आप पेपर पे जब लिख के ना 120 डेज, फिर ये नहीं पूछना क्यों निकाला, ये मैं से नहीं पूछना। उसने यहाँ पे कहीं नहीं वर्ड लिखा कि एक्सटेंशन ऑफ 120 डेज। एक्सटेंशन ऑफ 120 डेज, एक्सटेंशन अप टू 120 डेज में 60 दिनों का फर्क है। तो क्या वर्ड है? अप टू 120। अगर 60 दिनों में इंक्वायरी कंप्लीट ना हुई तो मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी, जो कहाँ तक होगी? 120 दिन तक। और अगर 120 दिन में, और ये कौन देगा एक्सटेंशन? लिखा है बंदे का नाम, एडिशनल कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का बंदा। अगर वो भी ना हुआ फैसला, ना चोरी पकड़ी गई, तो फिर कब मिलेगी एक्सटेंशन? अप टू 120 डेज से बाद कितनी मिलेगी? 9 मंथ्स। कितनी? 9 मंथ्स। और अगर 9 महीने फैसला पूरा ना हुआ तो फिर केस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा पढ़। अप टू का वर्ड कहाँ कहाँ लिखा है इसको देखो। ये आपको तो अब मजाक में लग रहा है कि हम मजाक में डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। आप अप टू और एक्सटेंशन में, ऑफ में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। आप गलती से लिखा जी एक्सटेंशन ऑफ 120 डेज, ये नहीं कहना कि इजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आई कैप, आप फेल हैं। फिर आपने ये नहीं पूछना मुझे क्यों निकाला, आपको पता है आपको क्यों निकालेंगे, और आपको वो समझ नहीं आती। इसलिए इन चीज़ों को हाईलाइट करो। किसी ने हाईलाइट नहीं किया होगा कि आपका यहाँ पे एडवर्ब क्या इस्तेमाल हो रहा है।
एक्सटेंशन ऑफ है कि एक्सटेंशन अप टू है। अप टू का मतलब है यहाँ तक की एक्सटेंशन, ऑफ का मतलब है इसकी एक्सटेंशन। तो इसको हाईलाइट करो, उसको याद रखो, तो भूलेगा अब, तो जैसे कल फिर पूछूंगा, ठीक है। अब तुझे भूला तो तुझे मैं याद कराऊंगा, फिर कल सोटा लेके आऊँगा यहाँ पे, तो सुई गैस का पाइप काले साहब वाला वो लेके आऊँगा मैं, ठा ठा ठा, वो है ना AK-47 ले आइए, मैं पाइप निकालूँ ये करे आधा बड़ी ठा। क्लियर है, समझ लगी। तो एक्सटेंशन के साथ कौन सा वर्ड है, अप टू का, इसको हाईलाइट रखो। ये है तो छोटा सा जवाब, लेकिन आपका पूरा जवाब गलत हो जाएगा। वो है ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, लिटरली वही होना है। अप टू अगर ऑफ से कन्वर्ट हुआ तो आपका टेक्स्ट का पेपर भी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है अगर उसको ऑन रखना है तो ध्यान से पढ़ के जाना कि रिटर्न के 45 डेज़ के अंदर रिफंड मिलेगा, और टैक्स जितना ही पेएबल होगा डिडक्ट करेंगे, नेट अमाउंट पे करेंगे। टाइम पे पेमेंट ना हुई तो एडिशनल रिफंड मिलेगा, अमाउंट मिलेगी, वो किस पे मिलेगी, काइबोर के ऊपर मिलेगी। और इंक्वायरी का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट हो जाएगी कंप्लीट विद इन 60 डेज़। अगर ना हुई एक्सटेंशन अप टू 120 डेज़, और वो कौन देगा, एडिशनल कमिश्नर या उससे ऊपर का रैंक का बंदा। अगर उससे भी ना हुई तो एक्सटेंशन अप टू 9 मंथ, वो कौन देगा, बोर्ड या FBR। और इसकी रीज़न इन रिटर्न दी जाएगी कि हम एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। गॉट इट। तो क्या हर दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी जब चेंज होती है रेट चेंज हो जाता है। अभी तो काइबोर नीचे आ रहा है, 22 से नीचे आ रहा है। ये आपकी इकॉनमी चलना शुरू हो गई है। ये अगर 10 के करीब आ गया ना, आप पागल हो जाएंगे। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट इस एज ऑफ टुडे साउथ एशिया की हाईएस्ट इमर्जिंग परफॉर्मिंग मार्केट है। वो जई जा रही है, जई जा रही है, जई जा रही है। तो फिर कहते हैं कैसा मुल्क है जिससे कंटेनर यहाँ पे है, मार्केट ऊपर जा रही है। जाहिलों को पता ही नहीं है मार्केट का कंटेनर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वही ना इन्होंने कभी सीला पढ़ा होता है, टैक्स के पेपर की अटैम्प्ट लगी होती है, इनको कैपिटल गेन से कंसेप्ट का पता ही नहीं है। लेकिन क्या करना है, कमेंट करना होता है। अभी आएगा कैपिटल गेन, बताऊंगा आपको ये मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। कोई कंटेनर का ताल्लुक मार्केट के साथ नहीं है ऊपर जाने में या नीचे आने में, ठीक है, क्लियर है। तो देखें, हम जब इनपुट टैक्स पढ़े थे तो हमें लग गया पता, इनपुट टैक्स जो परचेज करेंगे वो आ जाएगा, सेल्स करेंगे तो हम सेल्स करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को भी, हम सेल्स करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी। इस पे रेट होता है 18%। अगर हम एग्जाम सप्लाइज बेचेंगे इस पर टैक्स होता ही नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे या हमारी होंगी ज़ीरो रेटेड सप्लाइज, इसके ऊपर टैक्स क्या होगा, 0% होगा। अब हम अपने आखिरी एरिया पे आ रहे हैं, दैट इज़ सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे 18% वाले को, किसको, 18 एग्जाम्प्ट हो गया, रिलेटेड हो गई हैं। अब मेरे पास रह गया नॉर्मल गुड्स और थर्ड स्केजुअल और इनपुट क्लेम करना। सेल टैक्स मेरा ख़त्म। आप यू कैन से डेट हमारा आधा सेल टैक्स आज के लेक्चर के बाद तकरीबन हो जाएगा, एग्जैक्ट हाफ सेल्स टैक्स हमारा डन। मुश्किल है, अगर सासा पढ़ा हो तो आसान है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर तुम्हें पता क्या होता है। जैसे मैंने कहा फिर पूछना है, यहाँ खिलार के पूछना है, कैमरा मैन को फोकस करवाना है मैंने, जूम करवा के, ठीक है, याद करके आना है, और मैंने बोर्ड पे लिखवाना है। फिर वो कल छुट्टी कर जाए तो परसों पूछ लूँगा, कभी तो आएगा ना। तो जिस दिन मेरे हाथ चढ़ गए उस दिन पूछूंगा तेरे से, भाई ये और बता दो, पूछना मैंने भाई कल तेरे सही है, ठीक है। और मेहमद भाई कैसे हैं, तबीयत ठीक है, सही है, तबीयत ठीक है। अब चलते हैं आगे हम नॉर्मल रेट्स की तरफ, नॉर्मल गुड्स की तरफ। हमारे पास अब पूरे टेक्स्ट में मैं कहीं पे भी इनपुट टैक्स वेस्ट का वर्ड इस्तेमाल करूं, आपको पता है कि मतलब क्या है, क्या एग्जाम्प्ट है, सेल्स एग्जाम्प्ट है, वेरी गुड। अगर कहीं पे भी पूरे टैक्स में रिफंड का वर्ड इस्तेमाल करूं, इसका मतलब सेल्स क्या है मेरी, ये दो हो गए। हमारे न्यूमेरिकल में ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं। अब थर्ड रह गया है, दैट इज़ नॉर्मल, कि हम क्या कर रहे हैं, 18% के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 18% के ऊपर। और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास आएगा आउटपुट टैक्स। फॉर एग्जांपल 1 लाख का मेरे पास आउटपुट टैक्स है, मैंने इनपुट टैक्स पे किया है 50,000 रुपये का,
वो मैं लेस करवाऊंगा, रिमेनिंग क्या करूंगा 50 पे करूंगा। इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करना कहते हैं। तो जब भी आप सेल्स करेंगे आप कितना टैक्स लेंगे, 18% लेंगे टैक्स। जब सेल्स टैक्स की फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था कि हम इस सेल्स टैक्स को एज एन एंड कस्टमर के तौर के ऊपर नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सपेक्टिव पे। आपने लेक्चर 1 लिया होगा और हमने उसमें एक सप्लाई चेन बनाई थी, याद है? निकालें सप्लाई चेन। ये देखें जी, ये है हमारे पास सप्लाई चेन। आपके ख्याल से देखें, कस्टमर तो हम रेलेवेंट ही नहीं है, हम ये एंड कंज्यूमर के लिए नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं इंपोर्टर से लेके रिटेलर तक। एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, वो एडजस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ऐसे पढ़ के आए थे। यहाँ पे अजम्पशन ये थी कि ये सारा कुछ किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। इंपोर्टर भी रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरर भी रजिस्टर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रजिस्टर्ड है, होलसेलर भी रजिस्टर्ड है और रिटेलर भी रजिस्टर्ड है। बिकॉज जो बंदा रजिस्टर्ड होगा वही आउटपुट टैक्स लेगा, वही आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट करेगा और वही क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। अजम्पशन क्या थी, ये सारा कुछ किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। पाकिस्तान में सप्लाई चेन क्या होती है, रजिस्टर्ड। अभी आपने कुछ खा के आए हो आज, क्या खाया आज? ये देसी लोग क्या खाया आज? समोसा। आपको बताऊंगा कहानी समोसे की, जरा आगे आने दें ना, ना तौबा तौबा आपके समोसे से फिर करवाना। गलीज समोसों की दिखाऊंगा तस्वीरें जहाँ पाँव पाँव साटा गूंज रहे थे। आने दें भी। कुछ खाया आपने आज? वो किसी ने कोई लेज खाई है, कोई बिस्किट खाए हैं, और चेक यार फोकस करें जरा कैमरा। मीट कपिल शर्मा। और किसी ने कोई बोतल पी है, कोई जूस पी है, कोई बिस्किट और कोई शॉपर वाली चीज़ खाई है जिसमें पैकेट खोलते हैं ठाकी आती है आवाज़, कोई चॉकलेट टॉफ़ी कुछ भी किसी ने खाया है। गोल्डी पी के आए हो, क्यों? डर लगता है? वो नहीं बच्चों वाली। भरे सिगरेट पी के आए हो, बीड़ी पी के आए हो, सिगार बोलो ना, वो बड़े वाली पे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कुछ कभी ज़िंदगी में कुछ खाया खरीद के? नहीं खाया कुछ भी खरीद के। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप जिस दुकानदार से कोई सामान खरीद के खा के आए हैं, पी के आए हैं, वो असलम भाई की दुकान, वो हाजी पान शॉप, वो जीरा कॉर्नर वाला, क्या वो लोग सेल टैक्स में आपके ख्याल से रजिस्टर्ड होंगे? आप जाके टीज फैंटास्टिक, मैंने वो नहीं कहा जो आप सुनना चाह रहे हैं। माइट भी अगर मैं ये पूछता, ये कहता सर नहीं मैं आज गया हूँ कारफूर, मैं वहाँ से जाके इक्लेयर लेके आई हूँ 5 रुपये वाली, वो तो रजिस्टर्ड है। और आप जाके लिया असलम भाई की दुकान से, वो तो नहीं रजिस्टर्ड है। तो इसलिए मैंने प्रॉपर एक कहानी बिल्ड करनी होती है। यही आपको कुछ समझ आ जाती ना। मैंने कुछ नहीं बताया अटैम्प्ट कौन सी है, अल्लाह का वादा है मैंने अटैम्प्ट का जिक्र नहीं किया। तब ये ठीक है। कल आपने फिर अब बिरयानी नहीं खानी, कल आपने खानी है लेज़। शर्म नहीं आई? इसराइली प्रोडक्ट है, हमने बॉयकॉट किया हुआ लेज़ खा रहे हैं आप लोग। इस कौम का ज़मीर सिर्फ एक लेज़ पे बिक जाता है। आपने बोला है ना तो मैं तो बोलता हूँ 6 माह से पढ़ लें पेपर पास कर लें, वो तो कभी मानी नहीं है। करना है ना अभी, तो लास्ट सेशन में क्यों नहीं हुआ? बस भूल गए। हाँ, तो ये भी भूल जानी चाहिए थी चीज़ आपको। वो नहीं माननी, ये फ़ौरन माननी है। वो स्केप गोट चाहिए अवाम को। एनीवेज, वो सप्लाई चेन में क्या हर बंदा रजिस्टर्ड है? अब आप खुद बताएं, आप मोस्टली जिन लोगों से परचेजेस करते हैं, ये छोटे मोटे दुकानदार, क्या ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है? नहीं।
मोस्टली ये जिनसे सामान लेके आते हैं क्या वो रजिस्टर्ड है? आपने समोसा कौन सा खाया था, छोटे वाला बड़े वाला? छोटे वाला। अब वो छोटे समोसे जहाँ से आए होंगे वो उसने माइट भी वो घर में बनाए हों, ऊपर चूहे भाग रहे हों, वो पाँव से आटा गूंदा हो, क्या वो जिसने बेचे हैं क्या वो मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड था? पॉसिबल ही नहीं है। माइट भी KNS वाले हों, कंपनी में बने हो, वो रजिस्टर्ड हो सकती है। तो आपको पता है कि सप्लाई चेन में पाकिस्तान में कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं और कुछ लोग क्या हैं, अनरजिस्टर्ड हैं। और हम फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सबको रजिस्टर्ड कर भी नहीं सकते। ये साथ ही जाए, आप शॉप है कॉर्नर के ऊपर, आप उससे कहें जी रजिस्टर्ड हो जाए, वो दुकान बंद कर देगा। कहे भाई सेल टैक्स इज़ एक्सपेंसिव थिंग, आपको कंप्यूटर लेके आना है, आपको कंप्यूटर इंस्टॉल करना है, आपको अपनी इनवॉइसिंग का, परचेजेस का सारा आपने रिकॉर्ड रखना है। कहाँ छोटे दुकानदार अफोर्ड कर पाएंगे, कहाँ छोटे मैन्युफैक्चरर्स को क्या कहते हैं अफोर्ड कर पाएंगे, जिन्हें पढ़ना ही नहीं आता, जिन्हें लिखना ही नहीं आता। तो क्या करें, हमारे मुल्क में लोग रजिस्टर्ड भी नहीं हैं और हम इनको, जो हमारे मुल्क का वॉल्यूम है, हम एक कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है, हम इनको रजिस्टर्ड कर भी नहीं सकते, हम इनको रजिस्टर्ड कर भी नहीं सकते। तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा ठीक है, उसने कहा अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेलर की, क्योंकि ये सारा टैक्स आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। कौन है रजिस्टर्ड पर्सन? सेलर। फॉर एग्जाम्पल ये है फैंस बना के बेच रहे, क्या कर रहा है? पंखे बना के बेच रहे। ये सेल्स करता है मल्टीपल लोगों को, ये सेल करता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को। ये कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। ये बेचता है खान इंस्टॉलमेंट्स वाले को, ये भी कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। ये बेचता है ABC रिटेलर को, ये है अनरजिस्टर्ड। ये बेचता है एक D डिस्ट्रीब्यूटर को, ये भी कौन है? अनरजिस्टर्ड है। ये डायरेक्टली बेचता है, डायरेक्टली मिस्टर जीम को, ये डायरेक्टली बेचता है जाके SBI कॉलेज को। ठीक है, अब एक दुकानदार है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके मल्टीपल लोग हैं जिनको सामान बेचा जा रहा है, कुछ रजिस्टर्ड होंगे और कुछ क्या होंगे? अनरजिस्टर्ड। जैसे मिस्टर जीम इंडिविजुअल है, ये क्या होगा? अनरजिस्टर्ड। SBI कॉलेज कभी भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी क्या होगा? अनरजिस्टर्ड। यहाँ पे कोड ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं जुबैदा कैंडल मैन्युफैक्चरर। कौन? कैंडल मैन्युफैक्चरर। और ये है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री। ये क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री। बेशक वहाँ पे कैंडल बन रही है, पंखा लगाना होगा, इस्तेमाल तो होगा। अब एक सप्लायर है, वो मल्टीपल लोगों को सेल्स कर रहा है, कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, कुछ जो हैं वो क्या है? एग्जैम्प्ट है। ये क्या है? एग्जैम्प्ट। कि इनको लॉ ने क्या कर दिया है? एग्जैम्प्ट कर दिया कि इन लोगों को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और ले लेते हैं हम, रशीद जनरल स्टोर। ये भी क्या है? एग्जैम्प्ट है। हमने कह दिया छोटे मोटे दुकानदारों को भी रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल करेगा तो उससे क्या लेना है? सिर्फ आपने 18% टैक्स लेना है। क्या लेना है? 18% टैक्स लेना है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा, वह उससे 18% टैक्स भी लेगा और साथ क्या लेगा? फर्दर टैक्स लेगा। वो कितना होगा? 4% होगा। वो कितना होगा? 4% फर्दर टैक्स भी क्या किया जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा सामान बेचता है, इसको 1 लाख रुपए का। ये कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। ये कौन है? रजिस्टर्ड। इससे कितना टैक्स लिया जाएगा? 18,000 ही लिया जाएगा। ठीक है, इसको भी सामान बेचा 1 लाख का, ये भी कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। कितना टैक्स लेंगे? 18,000। ये है रिटेलर। और ये कौन है? अनरजिस्टर्ड। ये कौन है? अनरजिस्टर्ड। अब जब इससे टैक्स लेंगे तो आपका आउटपुट टैक्स आएगा
18,000। फॉर एग्जाम्पल जो आपने सामान बेचा, आपका इनपुट टैक्स था 6,000, वो लेस करवाएं कितना आएगा 12,000, और आप इससे फर्दर टैक्स लेंगे जो कितना होगा 4%। 1 लाख का 4% लेंगे आते हैं आंसर 4,000, वो आप वो लेंगे और गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे आप 16,000 पे कर रहे होंगे। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो कितना टैक्स लेंगे उससे 18 के साथ 4% इजाफी टैक्स भी लेंगे जिसे हम कहते हैं फर्दर टैक्स। इसको अगर आपने गलती से भी एक्स्ट्रा टैक्स लिख दिया मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा टैक्स इज समथिंग एल्स, वो अलग चीज है, इसका नाम है फर्दर टैक्स। क्या है फर्दर टैक्स, कितना लेंगे 4%, और ये 4% जो है एज इट इज गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं होती। आपने बेचा डी डिस्ट्रीब्यूटर को, ये भी क्या था अनरजिस्टर्ड था। फॉर एग्जाम्पल इसको आपने सामान बेचा 2 लाख रुपए का, तो आपका आउटपुट टैक्स जो है वो कितना आएगा 36,000। फॉर एग्जाम्पल आपका इनपुट टैक्स जो है वो 10,000 था, वो आप लेस करवाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 26,000। फिर आप इसमें ऐड करेंगे फर्दर टैक्स, वो किसके ऊपर होगा 4% के ऊपर, कितना बनेगा ये 8,000, और क्या करेंगे गवर्नमेंट को आप फिर ये 34,000 जो है वो पे कर रहे होंगे। गॉट इट। वो कहता है वो लोग जो अनरजिस्टर्ड हैं आप उनको सेल करेंगे तो आप उनसे 18% टैक्स भी चार्ज करेंगे और क्या करेंगे फर्दर 4% टैक्स भी चार्ज करेंगे। इसको हमने यहां पर लिखा है 18% प्लस 4%, मैंने इसको 22% नहीं लिखा। क्यों? बिकॉज अगर मैं लिखूं ना 22% तो मतलब क्या है आउटपुट टैक्स होगा 22%, उसमें से क्या होगा इनपुट लेस होगा, रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे करेगा। ऐसा नहीं होता। ये जो 18% लिया है इससे में से इनपुट एडजस्ट होगा, लेकिन जो ये 4% है इसमें से कभी भी कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। जितना लेंगे एज इट इज क्या कर देंगे गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब चूंकि हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, चूंकि इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं है, दैट्स वाई हम इसको 18 + 4 लिखते हैं, 22% नहीं लिखते। जितना हम लेंगे 4% एज इट इज क्या किया जाएगा गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। डन। फिर आपने बेचा मिस्टर जीम को पंखा 50,000 रुपए का। अब मिस्टर जीम कौन है? एंड कंज्यूमर है। कौन? रजिस्टर्ड पर्सन तो है, लेकिन कौन है? एंड कंज्यूमर। अगर आप डायरेक्टली सेल्स करें एंड कंज्यूमर को, इनसे भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, इनसे भी फर्दर टैक्स चार्ज। हम सारे कौन है? एंड कंज्यूमर। हम जाएं पंखा लेके आएंगे, हम 18% ही पे करेंगे, हम फर्दर टैक्स पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे है SBI कॉलेज, एंड अनरजिस्टर्ड है, इन्होंने पंखे लेके इंस्टॉल किए हैं, ये कौन हुए? एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर ना, ये पंखे लेके आगे बेच नहीं रहे, पंखे खरीद के आए हैं, इंस्टॉल कर लिए हैं, तो इन्होंने लिए एज एन एंड कंज्यूमर। इनसे भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फिर है एक कॉटेज इंडस्ट्री, इसको हमने कह दिया है कि एग्जेम्प्ट है। हमने कहा है कि आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, हमने मना किया है, तो ये एग्जेम्प्ट है। अब ये एग्जेम्प्ट है, इन्हें हम कुछ बेचेंगे, इनसे भी हम फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। फिर है एक छोटा रिटेलर, गली मोहल्ले के दुकानदार, हमने इन्हें कह दिया कि आपको भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, हमने कहा एग्जेम्प्ट हो, हमने किया एग्जेम्प्ट, हम इन्हें भी सेल करेंगे तो कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स इनके ऊपर चार्ज नहीं होगा। इट मीन्स कि जो एंड कंज्यूमर को बेचा जाएगा उसके ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। नंबर 2, जिनको बाय लॉ एग्जेम्प्ट कर दिया गया है आप उन्हें भी बेचेंगे, उनसे भी फर्दर टैक्स हम चार्ज नहीं करेंगे। बेसिकली फिर किससे चार्ज करेंगे? वो लोग जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होते हैं, कि उनको चाहिए कि वो रजिस्टर्ड हो लेकिन वो नहीं हो रहे, आप उनको बेचेंगे तो उनसे क्या लिया जाएगा? फर्दर टैक्स चार्ज होगा। गॉट इट? तो असूल क्या है, आप कभी भी किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे, आप उससे 18% टैक्स लेंगे, प्लस क्या लेंगे 4%
फर्दर टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। और जो ये 4% फर्दर टैक्स होगा ये एज इट इज गवर्नमेंट को पे होगा, इसमें से कोई एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते। ये है हमारा बेसिक रूल। अब हम पढ़ेंगे इस रूल की एक्सेप्शन। बुक पे आए जरा, इस रूल की एक्सेप्शन कि किन किन सप्लाईज के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। मतलब सप्लाई कर रहे हैं लेकिन हम कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे। सप्लाई कर रहे हैं बट कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है हम चार्ज नहीं कर रहे। वो कौन से असूल हैं? नंबर 1, अब गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, या रेगुलेटरी बॉडीज हैं, SCCP हो गया, स्टेट बैंक वगैरह हो गया, FBR हो गया, ये भी क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ये क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इनके ऊपर कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा ना। गवर्नमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स, लेकिन हम उन्हें बेचेंगे, हम उनसे कोई फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। डन। फिर यहाँ पे लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर। वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एंड कंज्यूमर को बेचेंगे उनसे भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर जितनी भी होती हैं आपकी रिटेल आइटम्स, हम शायद कल डिस्कस कर रहे हो रिटेल आइटम्स क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में, उसके ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके ऊपर भी फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को दी जाती है उनके ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। हमारे सारे घर जो हैं, हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ 18% टैक्स ही चार्ज होगा, कोई फर्दर 4% टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके अलावा सेकंड हैंड क्लोथ्स, प्री लव्ड आइटम्स, थ्रिफ्ट आइटम ना, तौहीन है, इसको नहीं कहते। वो हम जब हम गरीब थे ना तब वो लंडा था, अब इसमें ना अमीर लोग आ गए हैं। इसका नाम क्या है? प्री लव्ड आइटम। और यह थ्रिफ्ट स्टोर्स, तो इससे ज़्यादा नाम है। लंडा क्या यार नाम होता है, इससे ज़्यादा नाम प्री लव्ड आइटम। रिस्पेक्ट दें हर एक को। उनके ऊपर भी कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर वो तमाम गुड्स जो फॉल कर रही हैं आपकी जीरो रेटिंग में, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फॉर्म प्रोडक्ट्स जिसमें स्प्रिंग मैट्रेसेस वगैरह शामिल होते हैं, गद्दे नरम से जो होते हैं, उनके ऊपर भी कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर वाइट क्रिस्टलाइन शुगर, फर्टिलाइजर्स, जेट फ्यूल वगैरह, इनके ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। डन। कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर भी सेल्स करेंगे, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसमें से ये जो है ना पॉइंट नंबर 3 दैट इज़ रिटेल आइटम वाला, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एंड कंज्यूमर वाला, ये पेपर में सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है न्यूमेरिकली। वो खुद बता देगा कि आपने 20 मिलियन की सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसमें से 4 मिलियन की सेल की है आपने एक स्कूल को। अब स्कूल को सेल्स की हैं दैट इज़ एन एंड कंज्यूमर, उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब एंड कंज्यूमर सेल्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल पेल वाले हैं, पेल वाले एसी बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं। पेल वाले ने एसी बनाया, जाके डिस्ट्रीब्यूटर को दे के आए, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड नहीं था, उससे क्या लेंगे? फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। पेल वाले ने एसी बनाया और अपने ही एम्प्लॉय को एसी बेच दिया। अब एम्प्लॉय को एसी बेचा है, वो एक डायरेक्ट कंज्यूमर को बिक रहा है, बट वो एंड कंज्यूमर है तो उससे कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो आपने याद रखनी है कि जो सेल्स थ्रू फैक्ट्री आउटलेट होता है या सेल्स टू एम्प्लॉयज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डायरेक्टली टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, आप कोई सामान बेच रहे हैं और जिस बंदे को बेच रहे हैं उसने ख़रीद के इस्तेमाल करना है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है, चाहे स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कोई भी जिसने इस्तेमाल करना है, वो एज अ एंड कंज्यूमर है। अब एंड कंज्यूमर से आप कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये स्प्रिंग 18 उसका बी पार्ट था जिसमें 28% पासिंग मार्क्स आए थे कि लिस्ट द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल्स where the taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, they shall be charged, levied and paid a further tax at the rate of 4% of the value in addition to normal 18%। कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स करेंगे
उसके साथ आप 18% टैक्स भी लेंगे और साथ आप 4% फर्दर टैक्स भी लेंगे। इस रूल्स की एक्सेप्शन बतानी है। 3 नंबर का कोई से 5 पॉइंट लिख दें। सेल्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, गैस टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, सेल्स टू एंड कंज्यूमर्स, थर्ड स्केड्यूल आइटम, कोई से 5 पॉइंट याद कर लें, आपको ये मिल जाएगा। फिर इसमें से एक, अभी 8 मिनट पूरे हैं, ऐप चेक कर। ऐमें तेरी गर्दन मुड़ गई, फिर छुट्टी करेगा, तेरे बल पड़ गया है, टीरा होकर ऐसे ऐसे होकर देख रहा है, फिर लकवा मार गया इसको। तो ये सवाल में से एक और सवाल है, वो है कि वाई इट इज़ 18 + 4%, वाई नॉट 22? क्या आंसर होगा? हम इसको 22 क्यों नहीं लिखते, हम 18 + 4 क्यों लिखते हैं? वो सबर से करो, थानू एक शय आ गई है, यहीं शुरू हो गए, सबर करो। जो फर्दर टैक्स है इसमें से एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होते अहमद भाई, तो से पूछता हूँ, इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट, नॉट डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब कुछ और है, एडजस्टमेंट का मतलब कुछ और है। तो यही है कि इसमें से कोई एडजस्टमेंट अलाउ नहीं, ये एज इट इज़ गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए इसको हम 18 + 4 करते हैं, हम इसको 22 नहीं करते। डन। न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट लाजमी आता है, ये 4% की एक्सेप्शन न्यूमेरिकल्स में लाजमी आते हैं। फिर हम पढ़े थे वैल्यू सप्लाई। हमने वहाँ पढ़ा था कि एफबीआई के पास ये पावर है कि वो किसी भी गुड्स की रेट फिक्स कर सकती है, वो किसी भी गुड्स की वैल्यू भी फिक्स कर सकती है, वो किसी भी गुड्स की रेट जो है 18 से अबव भी कर सकती है, 18 से कम भी कर सकती है। अगर कोई ऐसी गुड्स हैं जिसके ऊपर रेट 18% से कम लगेगा, वो होती हैं 8th स्केड्यूल में, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जैसे आप 7 अप पीते हैं, इस पे रेट 18% है, लेकिन जाके आप फ्लेवर्ड मिल्क पियेंगे, उस पर रेट 10% होगा। मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर चीज़, दूध, ब्लू बैंड, मार्जरीन वगैरह जितनी चीज़ें हैं, इसके ऊपर रेट कम होता है। दूसरी वाली लिस्ट आइटम है कि इसके ऊपर हम कम रेट भी चार्ज कर सकते हैं, वो है 18% से कम वाली, वो होती हैं 8th स्केड्यूल में। उनके पास ये भी पावर्स हैं कि वो अबव के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, रेट लगा सकते हैं। अब ये आपने याद रखना, ये सिंपल याद रखिएगा कि जो लोकल गुड्स है ना, आपकी लोकल गुड्स, हम जाके पढ़ेंगे रिटेल आइटम्स में, जो लोकल रिटेल आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स होता है हमारा 18%। जो इम्पोर्टेड हैं उनको इंपोर्ट करेंगे तब भी 25% पे करेंगे, और जब उनको सेल करेंगे तब भी उन पे क्या होगा, 25% होगा। जैसे जूसेस, लोकल जूस 18% पे, इम्पोर्टेड 25 के ऊपर। लोकल व्हीकल 18, इम्पोर्टेड 25, और वो तमाम व्हीकल जो 4 बिलियन से ऊपर हैं वो भी 25 के ऊपर जाती हैं। अब चॉकलेट्स लोकल 18, इम्पोर्टेड हो गए टॉबलेरोन वगैरह 25 पे जाएगी। ये किटकैट वाले, जुबली वाले, टॉबलेरोन का नाम स्पेलिंग मुझे खुद भूल जाने हैं। आपका मशहूर व मारूफ आपका रिजक सिगरेट्स, लोकल पियेंगे क्या रेट है 18, इम्पोर्टेड पियेंगे क्या होगा 25। तो क्या करना है, इम्पोर्टेड पीना है। लोकल सिगार 18, इम्पोर्टेड पियेंगे 25। लोकल वेप्स 18, इम्पोर्टेड 25। टिश्यू पेपर आप जाके बाय करें रोज पेटल्स वगैरह के, ये 18% पे हैं। आजकल वो इम्पोर्टेड आए हुए पैपिया वगैरह के, वो 25 पे जाएंगे। शैम्पूज़ लोकल लेंगे मेड इन पाकिस्तान यूनिलीवर, वो होगा 18% पे। इम्पोर्टेड लेंगे बायोटिन वगैरह के, वो किसके ऊपर होंगे 25 पे होंगे। लोकल ज्वेलरी 18 पे या इम्पोर्टेड कितनी होगी 25 के ऊपर। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं, वो किसका रेट कम कर सकते हैं, किसका रेट ज़्यादा कर सकते हैं। क्या हमें पेपर में याद करने की ज़रूरत है? आंसर इज़ नो। पेपर में वो हमें स्पेसिफिकली बता देगा कि दिस इज़ 18, हम 18 लेके चलेंगे, दिस इज़ 25, हम उसको 25 लेके चलेंगे। तो वो पेपर में हमें खुद रेट के बारे में बताएगा। नॉर्मल रेट क्या है 18, एवरी सप्लाई इज टैक्स्ड एट 18%। जो भी 18 के अलावा होगी वो पेपर में हमें बता देगा। अगस्त ने कहा भाई 25 वाली है, तो हम रेट क्या लगा देंगे 25 लगा देंगे। सिंपल इज दैट केस, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे, तो इनपुट टैक्स में सारा हमें समझ आ गया। हम जब परचेजेस करेंगे रेट क्या होगा 18, एग्जाम गुड्स पर टैक्स होता ही नहीं है, हमारे पास आ रहेगा कॉमन इनपुट टैक्स। अगर हम सेल्स करेंगे तो टैक्सेबल गुड्स
आ जाएंगी। अगर हमने सेल्स किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इस पे हम टैक्स लेंगे 18% और साथ क्या लेंगे, फर्दर टैक्स वो कितना होगा 4%। फिर हमारे पास क्या आ जाएंगी एग्जाम सप्लाईज और मेरे पास क्या आ जाएंगी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज आ जाएंगे। डन हो गया। तो ये जो है इनपुट टैक्स, ये आएगा आपका पेज नंबर 1 के ऊपर, ये आपका आएगा पेज नंबर 2 के ऊपर, यहाँ से आएगा आपका पेज नंबर 3 के ऊपर, दैट इज सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल आपने कैलकुलेट करना होगा। तो जो यहाँ पे आपका आएगा ना टोटल टैक्सेबल सप्लाईज, इसके ऊपर आपके पास आएगा आउटपुट टैक्स। आप इसको उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपके पास आ जाएगा टोटल आउटपुट टैक्स, इसे लेस करेंगे हम सेल्स रिटर्न, तो मेरे पास क्या आ जाएगा नेट आउटपुट टैक्स आ रहा होगा। ठीक है, कल हम यहाँ चलेंगे ऑनवर्ड, कल हम डिस्कस करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट नोट, ऑटम 2024 की अटैम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी इसी में से आया हुआ है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। जिसको समझ आ गई उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत वेल परफॉर्म्ड हो जाएंगे। और ये भी DCN जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट लाजमी है। हर अटैम्प्ट में या तो न्यूमेरिकली पूछेगा या थ्योरेटिकली पूछेगा, इजी है। बिकॉज अभी सारी हमने बात की है परचेज़ कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, हमें पता है कि परचेज़ रिटर्न भी होती है, हमें पता है सेल्स रिटर्न भी होती है। हम खरीदेंगे इनवॉइस लेके आएंगे, जब बेचेंगे ये वापस करेंगे, इनवॉइस से करनी है वापस करनी है। तो कल हम इसको देखें, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है जिसको समझ आ गई DCN वगैरह उसके सेल टैक्स में से मार्क्स क्योर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल विद DCN। अल्लाह।